नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति और गुण को, जिसमें हम रीतियों के बारे में पढ़ेंगे, इन रीतियों के अंतर्गत निहित गुणों के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम विभिन्न संप्रदाय एवं उनके महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रतिष्ठापक आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे, श्रव्य काव्यों के बारे में पढ़ेंगे, दृश्य काव्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो काव्य के जो शक्ति है, काव्य की जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति जो है काव्य की, इन सभी को आज इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और कक्षा आज की होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आपकी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं से आप अवगत हो जाएंगे इस एक वीडियो में और बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे हम रीति और गुण से। काव्य की रीति में देखिए, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तीन रीतियां हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, जब हमने पूरा अलंकार संप्रदाय पढ़ा था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दे रखा है मैंने, आप जाकर ज़रूर पढ़ ले, सभी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। तो अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत ही हमने रीति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने तीन प्रमुख रीतियों को देखा था, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो रीतियाँ हैं इसमें कौन कौन से गुण समाहित होते हैं। जैसे वैदर्भी जो रीति है, इसका गुण, इसमें सभी गुण समाहित होते हैं। ठीक है, गुणों की बात करें तो पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा कि गुण कितने हैं, गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, ये सभी आपको मिल जाएंगे। वहीं गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण होता है। वहीं पांचाली रीति, इसमें माधुर्य और सौकुमार्य गुण होता है। तो परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस रीति में कौन सा गुण होता है, कौन सा दोष होता है। ठीक है, तो वैदर्भी की बात करें तो इसमें सभी गुण होते हैं, गौड़ी की बात करें तो इसमें ओज और कांति गुण विद्यमान होते हैं, और पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य गुण विद्यमान होते हैं। लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र्य सिद्धे, यानी कि लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य कुंतक का। आप जानते हैं कि वक्रोक्ति के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो आचार्य कुंतक ही हैं, और यही वक्रोक्ति के बारे में ये बात कहते हैं कि लोकोत्तर चमत्कार कारी वैचित्र्य सिद्धे, यानी कि लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले में काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। यानी कि जो लोकोत्तर में चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व है उन्हें क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहते हैं, ऐसा कुंतक कहते हैं। वहीं आगे देखेंगे कि वाग वैदग्ध्य प्रधान एपि रस एवात्र जीवितम, यानी कि वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। यानी कि वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी, चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका क्या होता है? प्राण होता है। ऐसा कथन किसका है? तो ये कथन है अग्नि पुराणकार का। वही नहीं रसादृते कसिच्चिदर्थ प्रवर्तते। ठीक है, तो नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है? तो भरत मुनि ने रस को क्या कहा है? काव्य का मौलिक तत्व माना। केवल यही प्रश्न कई बार देखा गया है कि रस को काव्य का मूल तत्व या मौलिक तत्व मानने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य भरत मुनि। वहीं किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा और उसके तीन भेद, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया है? तो आचार्य जो कुंतक है, कुंतक ने ही रीति को मार्ग कहा है। ठीक है, जैसे कि इसके लिए ट्रिक्स आप याद रखिएगा कि हम पूछते ना कि कौन सी रीति से काम करे। ठीक है, तो कौन से, क से कुंतक, क से कौन सी रीति, ऐसे करके रीति को जो मार्ग दिया गया है, तीन भेद किए गए रीति के मार्ग के बारे में, वो कुंतक ने किए। केवल ट्रिक के लिए है, आप अपना भी कोई ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आगे देखेंगे कुछ संप्रदाय एवं उनके प्रमुख आचार्यों को। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले जो हमारे आचार्य हैं आते हैं रसवादी आचार्य। तो रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं? क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं, कौन अलंकारवादी आचार्य हैं, ऐसे करके। तो आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। रसवादी आचार्यों को सबसे पहले देखेंगे। इनके प्रमुख आचार्य हैं भरत मुनि, भोजराज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र तथा शारदा तनय। तो ये सभी जो है कौन से रसवादी आचार्य हैं। वही अलंकारवादी आचार्यों की बात करें तो भामा, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंदु राज, रुद्रट, जयदेव और अप्पय दीक्षित, ये सभी जो है वो है अलंकारवादी आचार्य। वही रीतिवादी आचार्य जो है वो है वामन। ठीक है, तो वामन की एकमात्र कह सकते हैं कि रीतिवादी आचार्य माने जाते हैं
वामन। वहीं ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त तथा पंडित राज जगन्नाथ। ये सभी जो है वो है ध्वनिवादी आचार्य। वहीं वक्रोक्तिवादी कुंतक माने जाते हैं और औचित्यवादी क्षेमेंद्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये समस्त जो संप्रदाय हैं और उनके प्रमुख आचार्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर से इसको अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया है? तो राजशेखर ने कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किया है। किसने? राजशेखर ने। वही व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के भेद है 3। कौन कौन सा? ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि और चित्र। ठीक है, तो काव्य के भेद है ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ठीक है, व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के भेद, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। वही काव्य रूप यानी कि इंद्र गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? अभी तो हमने व्यंग्य के आधार पर पढ़ा था, अब इंद्रिय गम्यता के आधार पर 2 भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इंद्रिय गम्यता, ध्यान रखिएगा, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो हम देखते हैं सुनते हैं, ठीक है, ये सभी। तो इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के 2 भेद है, जाहिर सी बात है दृश्य काव्य होता है और श्रव्य काव्य। ठीक है, वही दृश्य काव्य जिसको रूपक कहते हैं, तो दृश्य काव्य रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं? तो जो दृश्य काव्य है इसके 10 प्रमुख भेद हैं। इन सभी 10 को ध्यान रखिए। नाटक, प्रकरण, भाण व्यायोग, समवकार, डिम ईहा मृग, अंक, वीथी और प्रहसन, ये सभी क्या है? भेद है। ये 10 भेद है दृश्य काव्य के, बहुत महत्वपूर्ण ये सभी विषय वस्तुएं, जरूर अच्छे से देखिएगा, किसी ना किसी से प्रश्न तो आना ही आना है। तो आगे देखेंगे अब श्रव्य काव्य को। तो श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। श्रव्य यानी कि जिनको हम सुनते हैं, जैसे गद्य, पद्य और चंपू। ठीक है, ये क्या है? श्रव्य काव्य है। ये गद्य पद्यमय काव्य भी होते हैं। ठीक है, तो गद्य, पद्य और चंपू काव्य, ये 3 जो है वो श्रव्य काव्य के भेद माने जाते हैं। अब चलिए अब आ जाएंगे हम शब्द शक्तियों की ओर। ठीक है, तो शब्द क्या है, अर्थ क्या है और इसकी शक्ति क्या है? शब्द है वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, वाचक बोलने वाला, लक्षक जिसको लक्ष्य करके जहाँ बोला गया हो, और व्यंजक यानी कि बोलने का जो अर्थ होता है। ठीक है, किसके ऊपर व्यंग किया गया है या क्या उद्देश्य है बोलने का, वो। अर्थ की बात करें तो वाचक में वाच्यार्थ, लक्षक में लक्ष्यार्थ यानी कि इसको लक्ष्य करके बोला गया, और व्यंजक में व्यंग्यार्थ यानी कि व्यंग्य, क्या व्यंग्य किया गया या व्यंग्य किस प्रकार का था, इस तरह से। ठीक है, शक्ति की बात करें तो वाचक में है अभिधा शक्ति, लक्षक में है लक्षणा शक्ति और व्यंजक में है व्यंजना शक्ति। तो इस प्रकार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियां हमारी हो जाती हैं। आगे देखेंगे साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ। ठीक है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का अर्थ क्या हुआ? मुख्य अर्थ। ठीक है, तो इस अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? तो इस बोधक व्यापार को कहते हैं अभिधा, मतलब कि मुख्य अर्थ, मतलब जैसा सीधा सीधा कह दिया और मुख्य अर्थ भी वही है, मतलब कोई इसमें कोई भीतरी बात नहीं है, कोई व्यंग्य वाली बात नहीं है, कोई किसी को लक्ष्य करके बात नहीं कहा गया है, सीधा सीधा अर्थ। ठीक है, यानी कि साक्षात सांकेतिक, सीधा सीधा सांकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ ही क्या कहलाता है? अभिधा। वहीं किस शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से भी अभिहित किया जाता है? तो जाहिर सी बात है इसमें मुख्य अर्थ है तो प्रथमा यही है, तो अभिधा कोई प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। अभिधा क्या है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीनों एक प्रकार की क्या है? शब्द शक्ति है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? अब ये जो सीधा सीधा अर्थ होता है अभिधा, इस शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पूछा जाएगा कि किस शब्द शक्ति के भेद है, तो आपको पता होना चाहिए अभिधा के भेद है। ठीक है, और वही पूछा जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद है? तो 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वही मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोग के कारण, ठीक है, मुख्यार्थ का यानी मुख्य अर्थ का बोध होने पर भी रूढ़ि या फिर प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है,
यानी कि जो मुख्य अर्थ है उसका तो पता है हमें, लेकिन रूढ़ि के कारण या फिर प्रयोग के कारण यदि उससे अन्य अर्थ की प्रतीति होने लगती हो तो उस शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, कि बात कुछ और कहा जा रहा है लेकिन लक्ष्य किसी और को करके कहा जा रहा है, यानी कि मुख्यार्थ से ये संबद्ध होता है। ठीक है, लक्ष्य करके कहा जाता है। मान लीजिए दो व्यक्ति कोई एक जगह खड़ा है और तीसरा व्यक्ति ठीक उसी के सामने है, लेकिन इन दोनों के साथ में नहीं है जरूर सामने। और उन दोनों व्यक्तियों में जब वार्तालाप हो रहा है तो उनमें से कोई एक क्या करता है, उसको सुनाते हुए तीसरे व्यक्ति को लक्ष्य करके कोई बात कह रहा है। ठीक है, कह तो रहा है अपने सामने वाले से, लेकिन लक्ष्य किसको कह रहा है, वो उस तीसरे वाले को। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य समझाने के लिए बात मैंने आपसे कही कि जब मुख्यार्थ का बोध होता है लेकिन किसी रूढ़ि के कारण या फिर प्रयोग के कारण, ठीक है, जो कि मुख्यार्थ से संबंधित होता है, उससे अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, यानी कि जो सामने जो खड़ा व्यक्ति वो समझ जाता है कि वो मुझे नहीं कह रहा है, वो उस वाले व्यक्ति को कह रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लक्षण। यानी किसी को लक्ष्य करके जब कोई बात कही जाती है या लक्ष्य करके जब कोई हमारे सामने तथ्य आता है तो वही होती है लक्षणा शब्द शक्ति। अब यदि लक्षणा के भेद की बात की जाए तो लक्षणा के भेद है रूढ़ि और प्रयोजनवती। ठीक है, वहीं प्रयोजनवती के फिर से दो भेद हो जाते हैं, गौणी और शुद्धा। गौणी के फिर से भेद हो जाते हैं सारोपा तथा साध्य वसाना। वहीं शुद्धा के भेद हो जाते हैं उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा। ठीक है, उपादान लक्षणा के सारोपा साध्य वासना। ठीक है, लक्षण लक्षणा के होते हैं सारोपा तथा साध्य वसाना। तो ये तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए मैंने बता दिया है। हम आगे चलेंगे। जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लिया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी। तो रूढ़ि के आधार पर जब होगी तो जाहिर सी बात है रूढ़ि लक्षणा ही होगी। ठीक है, तो रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए तो वो होगी रूढ़ि लक्षणा। वही जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए, अभिप्राय विशेष या फिर प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होगी, तो प्रयोजन के आधार पर होगी तो प्रयोजनवती होगी लक्षणा। ठीक है, यानी किसी प्रयोजन से कहा जा रहा है या किसी अभिप्राय विशेष से कहा जा रहा है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। वहीं देखेंगे लक्षणा के जो प्रमुख भेद है वो कितने हैं, तो लक्षणा के प्रमुख भेद दो है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ये ध्यान रखिएगा, दो है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। वही लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं, तो लक्षणा के कुल जो भेद है वो है 12 भेद है। कितने भेद है, कुल 12 भेद है लक्षणा के। अगला है किस लक्षणा को अभिधा पुच्छ भूता भी कहते हैं। तो रूढ़ि लक्षणा जो होती है, रूढ़ि लक्षणा को अभिधा पुच्छ भूता भी कहा जाता है। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है, तो विश्वनाथ जी ने लक्षणा के 80 भेद बता दिए हैं। किसने, विश्वनाथ जी ने। वही मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है, तो मम्मट ने 12 भेदों का उल्लेख किया है लक्षणा के। किसने, मम्मट ने। वही अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए, यानी कि अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध करा दे और उसके बाद वो शांत हो जाए, तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यंजन। यानी कि इन दोनों ने बोध तो करा दिया और शांत हो गए, लेकिन तीसरा व्यक्ति समझ गया कि ये किसके ऊपर, मेरे ऊपर व्यंग्य किया गया है ना। तो ये जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो व्यंजना। व्यंजना के प्रमुख भेद कितने होते हैं, तो व्यंजना के 2 भेद होते हैं प्रमुख। ठीक है, शाब्दी और आर्थी। ठीक है, शाब्दी यानी शब्द, आर्थी यानी अर्थ से। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध और किसकी पंक्तियां हैं, तो ये देव की पंक्तियां। ठीक है, कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य में लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये देव की पंक्तियां हैं। वही संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया है, तो यह आचार्य मम्मट ने किया है। ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र किया, व्यवस्थित किया, विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किया, किसने, मम्मट ने। वही भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ,
ठीक है। तो ये भरत कृत यानी भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात हुआ था। जाहिर सी बात है, सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को माना जाता है, जो कि भरत मुनि की रचना है, और इसी से भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का क्या हुआ था, सूत्रपात हुआ था। अगला है कीर्ति भणिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो देखिए, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में तुलसीदास जी की उक्ति है कि कीर्ति भणिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी की काव्य उक्तियां हैं। वही गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, किस कवि की यह पंक्तियां हैं? तो यह है तुलसीदास जी की पंक्तियां, जो कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वही काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो जाहिर सी बात है, रस संप्रदाय जो है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है काव्य शास्त्र के सभी संप्रदायों में। वही छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता है गंगादास जी। वही किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है? तो अधम काव्य जो है, अधम काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अब जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का अवलंबन हो सके, तब तक उसमें रसाती बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं आ सकती है। अब देखिए, यहाँ जो शब्द है आलंबन, इसको याद रखिएगा। इस आलंबन शब्द का प्रयोग शुक्ल जी सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे कथनों में आप इस आलंबन शब्द का आप देख पाएंगे कि वो रहता है। तो ये केवल एक ट्रिक के लिए है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादी बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं आ सकती। और यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। वही है, बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो बंध के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रबंध और मुक्तक काव्य। ठीक है, तो बंध के आधार पर 2 भेद हो गए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। वही पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं? तो मुक्तक कहते हैं। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष, ठीक है, संबंध से मुक्त, संबंध निरपेक्ष काव्य रचना क्या कहलाती है? मुक्तक। वही पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना, ठीक है, अभी था निरपेक्ष तो मुक्तक, और सापेक्ष होगा तो प्रबंध। ठीक है, तो पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना कहलाती है प्रबंध। वही साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ था? तो यह 7वीं 8वीं शती में प्रचलित हुआ था। वही संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वांग्मय का प्रयोग होता है संस्कृत में साहित्य के लिए। ठीक है, साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? वांग्मय। तो साहित्य का है या संस्कृत में वांग्मय। वही रस का विरोध किस आचार्य ने किया था? तो भामा चूंकि स्वयं में क्या थे? अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने रस का क्या किया है? विरोध किया है भामा ने। वही भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए हैं? तो काव्य हेतु की चर्चा करें भारतीय काव्य शास्त्र में तो 3 काव्य हेतु माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वही धर्म्यम यशस्य मानुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। ठीक है, तो ये कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक काव्य का प्रयोजन माना है? तो नाटक काव्य का प्रयोजन मानने वाले हैं कौन? भरत मुनि। तो यह कथन किसका है? भरत मुनि का है। धर्मम यशस्य मानुष्य हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। तो ये नाट्य में तद से आप भरत मुनि को याद रखिएगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगला है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षव्य कलासु च करोति कीर्ति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधन। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में यह पंक्ति है भामा की। ठीक है, गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया? तो ये किया था राजशेखर ने। परीक्षा में पूछा भी गया था कि मागधी और मैथिली ये अतिरिक्त 2 रीतियों का उल्लेख किसने किया था? तो राजशेखर जी ने किया था। वह किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? तो पांचाली रीति जो है उसका दूसरा नाम क्या है? ग्राम्या। वही तात्पर्य क्या है? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है तात्पर्य। ठीक है, तो शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आपने पढ़ाई अभी किंतु चौथे प्रकार की एक नई जो शब्द शक्ति उसका नाम क्या है? तात्पर्य। वही भामा
अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है, इसलिए भामा को क्या कहा गया है, अभाववादी कहते हैं। वही कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन माना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन माना है। वही किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है, तो रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा जाता है। किसको, रस को। वही प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना, तो हेमचंद्र ने प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम माना था। ठीक है, किसने, हेमचंद्र ने। अगला है कि प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया, तो दंडी ने प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम दिया था। किसने दिया था, दंडी ने दिया था। आगे देखेंगे, वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम का सूत्र किसका है, तो यह है अग्नि पुराणकार का। वही गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं गुणीभूत व्यंग के। वही वाच्यता असह का अन्य नाम क्या है, तो रस ध्वनि है अन्य नाम वाच्यता असह का। ठीक है, रस ध्वनि। वही भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं, तो 6 भेद माने हैं हास्य रस के भरत मुनि ने। असंग लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना था, तो आनंद वर्धन जी ने ही असंग लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद माना है। किसने, आनंद वर्धन ने। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद कितने माने हैं, तो 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के और 41 उपभेद माने हैं। वही हेतुर्न तु हेतवा किसने कहा है, तो ये कहा है मम्मट ने। अगला है रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों का सामंजित रूप कविता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है नगेंद्र का। रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों का समंजित रूप क्या है, कविता है, और यह कथन है नगेंद्र का। अगला देखेंगे, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, तो ये कहा है जगन्नाथ जी ने। इन्होंने शब्दालंकारों को अधम काव्य कहा, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य कहा तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः, यानी गुणीभूत व्यंग को कहा उत्तम काव्य और ध्वनि को कहा उत्तमोत्तम काव्य। किसने कहा, जगन्नाथ जी ने। और आज का अंतिम जो प्रश्न हम लेंगे वो है, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है, तो नंदिकेश्वर जी को जनश्रुति के आधार पर रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने संपूर्ण जो भी रीति थी और शब्द शक्तियाँ थी और उन सब के बारे में, उनके भेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अगली कक्षा से हम देखेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस के बारे में, भाव के बारे में और कितने भावों को गिनाया, और साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जो रचनाएं हुई उनके बारे में, साथ साथ रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य और उनके सैद्धांतिक आधारों के बारे में जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे भट्ट लोलट का क्या है और सिद्धांत और दार्शनिक मत क्या है। इस प्रकार से सभी हम जो भी व्याख्याता आचार्य इन सबको विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहिए और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बहुत परेशानी ना हो वीडियो को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।